हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज का हम लोग का लेक्चर रहेगा पॉलिटेक्निक में जितना भी फार्मूला होता है ना, जो भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में जिस जिस चैप्टर से फार्मूला पूछा जाता है उस चैप्टर का पूरा डिटेल से पूरा फार्मूला और पूरा सिलेबस का फार्मूला इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है ना। और सब्जेक्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट है फिजिक्स। यानी फिजिक्स में जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जितना भी फार्मूला है, जिस चैप्टर का फार्मूला है, वो सब चैप्टर का पूरा फुल फार्मूला फुल डिटेल आप लोग को इस वीडियोज में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियोज को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और जितना भी आपको पॉलिटेक्निक में जितना भी फार्मूला से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब सारी चीज़ें हम आप लोगों को इस वीडियोज के अंदर पूरा डिस्कस कर देते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को एक वीडियोज के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो सब लोग देख लीजिएगा, सब लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सब एक जगह फार्मूला दिखेगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का जो भी टॉपिक पढ़ना हर एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं लाइट। लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला देखते हैं लाइट। लाइट से हम लोग का और ओनली फॉर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ओनली फॉर फार्मूला। देखिए, सबसे पहला है लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश से हम लोगों का किस किस टाइप से फार्मूला यहाँ से दिख सकता है? प्रकाश के अंदर हम लोगों को किस किस तरह का फार्मूला देखने को मिलेगा? तो देखिए, प्रकाश के अंदर, लाइट के अंदर किस किस तरह का फार्मूला देखने को मिलेगा? सबसे पहला यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे पहला लाइट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइट में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ते हैं। यानी लाइट के अंदर सबसे पहला हम लोग देखते हैं दर्पण के बारे में जानते हैं, फिर लेंस के बारे में जानते हैं, और उससे पहले अगर लाइट है तो लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन, और आगे जाएंगे तो प्रकाश का अपवर्तन। यही सब सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, लाइट में सबसे पहला फार्मूला स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पे प्लेन मिरर दिया हुआ रहेगा, प्लेन मिरर, ठीक है ना, तो देखिए प्लेन मिरर से किस किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्लेन मिरर से किस किस तरह का फार्मूला बनता है। तो देखिए, प्लेन मिरर का हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बताते चलेंगे आप लोगों को। देखिए, प्लेन मिरर से हम लोगों को क्या क्या कंडीशन बनता है यहाँ पे। अगर ये सपोज करिए प्लेन मिरर है, इधर से लाइट जा रहा है यहाँ से और इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये बनता है कोण, यहाँ पे एक हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं ऐसे नॉर्मल, तो यहाँ पे बनता है कोण आई बनता है, और इधर बनता है कोण आर। यानी यहाँ से हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लेन मिरर से अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। यानी यहाँ से एक कोण आई बराबर कोण आर, एक ये भी फार्मूला है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला चीज़। दूसरा, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर के सामने जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखें, यानी एच बराबर ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनने वाला है। थर्ड, यहाँ से क्या बनता है, अगर हम लोग इस प्लेन मिरर के सामने भी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इसके अंदर हम लोगों को लगेगा कि अरे वो 2v वेलोसिटी से, इसके अंदर लगेगा कि हम 2v वेलोसिटी से उधर से पास में आ रहे हैं। ठीक। थर्ड, अगर यहाँ से देखिए हम इस प्लेन मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करवाएंगे तो यहाँ से जो एंगल ऑफ ये जो हम लोग का परावर्तन, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट, उसका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है कोण आई और कोण आर, वो 2 थीटा डिग्री से क्या हो जाएगा, 2 थीटा डिग्री से रोटेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे किस तरह का, यहाँ से और हम लोगों को किस तरह का मिल सकता है। इसमें एक चीज़ और हम लोगों को बनता है कि लेटरल इन्वर्जन यहाँ से क्या बनता है, एक तरह का इमेज बनता है। अगर मान लेते जी ही यहाँ पे अगर जी सही इस तरह से होता है, इसको जब हम लोग प्लेन मिरर में देखेंगे तो जी हम लोग को यहाँ पे इस तरह का दिखेगा। यानी इसके अंदर एक ये भी कंडीशन होता है कि लेटरल इन्वर्जन बनाता है, जिसको हम लोग पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से देखिए, ये एक प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर के अंदर यानी एंगल ये कोण आई बराबर कोण आर आ गया, यहाँ पे आई ये अभिलंब है, ये सब ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से और क्या फार्मूला बन सकता है, और उससे क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई एक इंसान है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा इमेज प्राप्त करना है, तो पूरा इमेज प्राप्त करने के लिए जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ मिरर है, वो हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए। मान लेते एच हाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट का है, तो एच हाइट ऑब्जेक्ट का अगर पूरा इमेज देखना है कि हाँ मेरे को पूरा इमेज देखना है आईना में या दर्पण में, तो दर्पण का लंबाई या दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, जो भी मेरा हाइट है उस हाइट से आधा होना चाहिए। यानी ये जो अगर
मान लेते हैं एच ऑब्जेक्ट का ऊंचाई है, एच बराबर ऑब्जेक्ट हाइट है यानी वस्तु की ऊंचाई है, तो जो मिरर का ऊंचाई होगा यानी एच बराबर ये क्या है, ये मिरर की हाइट है, तो मिरर का हाइट कितना हो जाएगा, यानी मिरर का ऊंचाई कितना हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे कम से कम आधा होना चाहिए, तब जाके मेरा पूरा इमेज वहाँ पे दिखेगा। ये सब सारा फार्मूला यहाँ से हम लोग को देखने को मिलेगा प्लेन मिरर से। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकस होता है इन्फिनिटी होता है। और अगर देखिए प्लेन मिरर का फोकस है, यहाँ पे हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट के अंदर ही एक फार्मूला होता है हम लोग का पावर ऑफ लेंस या पावर ऑफ मिरर। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर हम लोगों का होता है 1/f फोकस में। देखिए पावर बराबर 1/f कहने का मतलब कि 1/f कब होता है, 1/f कब होगा, जब फोकस हम लोग फोकस हम लोग मीटर में मेजरमेंट करेंगे, ठीक। लेकिन अगर पावर 100/f कब होता है, जब फोकस को हम लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे। इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। और यहाँ से हम लोगों का ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर का पावर अगर पूछा जाए तो पावर अगर पूछा जाए तो फोकस इनफाइनाइट हो रहा है। तो देखिए जब फोकस इनफाइनाइट हो रहा है तो इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इनफाइनाइट को 1/0 को फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/0। तो 1/0 मीन्स ही होता है इनफाइनाइट। तो अगर पावर हम लोगों को यहाँ से बनाना हो तो पावर क्या होता है, 0। याद रखिएगा प्लेन मिरर का पावर क्या होता है, 0। और देखिए अगर यहाँ से हम लोग का एक मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन मीन्स क्या होता है, आवर्धन। यानी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन 5C80 मैग्निफिकेशन मीन्स आवर्धन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज। देखिए एच डैश मीन्स हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। एक याद रखिएगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज मतलब कि वस्तु की ऊंचाई अपॉन में क्या हो जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सबसे जरूर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये याद रखिएगा मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है प्लेन मिरर का। क्यों, क्योंकि जितना बड़का वस्तु होता है उतना ही बड़का ये इमेज बनाता है। ये हो गया लाइट से रिलेटेड। लाइट में अभी और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आगे हम लोगों को मिलने वाला है कि अगर सपोज करते हैं, अच्छा आगे हम लोग जाते हैं तो आगे हम लोग अब देखेंगे पहले मिरर के बारे में समझेंगे। आगे हम लोग भागेंगे तो मिरर के बारे में देखेंगे। प्लेन मिरर देख लिए। अब यहाँ के बाद हम लोगों को एक और आता है स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव के फॉर्मेट में डालते हैं। कॉनकेव यानी उत्तल और अवतल के फॉर्म में डालते हैं। तो यहाँ से एक हम लोगों का अगर लिखना चाहे तो मिरर फार्मूला भी लिख सकते हैं। एक मिरर फार्मूला होता है जो हम लोगों को बहुत काम देता है। इसका हम लोग हिंदी में लिखते हैं दर्पण सूत्र। सब लोग फार्मूला लिख लीजिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर मिरर यानी दर्पण, मिरर मीन्स दर्पण, अगर हम लोगों का कॉनकेव रहा, कॉनकेव मीन्स अवतल, उस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा फोकस को हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, फोकस को हम लोग मेजरमेंट करेंगे निगेटिव में। ठीक है, अगर मिरर दर्पण उत्तल रहा, उत्तल मीन्स कॉन्वेक्स रहा, उस सिचुएशन में हम लोग फोकस क्या करेंगे, पॉजिटिव में मेजरमेंट करेंगे। ये सब लिखिए, ये सब सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। जितना जिस तरह से यहाँ से हम लोग को बन सकता है, हर एक तरह का कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फार्मूला ये सब सिखा दिया जाए। इतना सारा चीज़ हो गया आप लोग का। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग मैग्निफिकेशन बराबर h'/h लिए थे ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे मिरर भी आ गया, तो मिरर भी आ गया यानी अब यहाँ पे u, v और f के फॉर्मेट में आ गया। ये u क्या बताता है, u बताता है कि हम लोग
ऑब्जेक्ट को उस दर्पण से कितना दूर पर रखें, यानी वस्तु का डिस्टेंस, वस्तु का दूरी यू होता है। भी क्या होता है, भी होता है इमेज का डिस्टेंस, इमेज कितना दूर बन रहा है। और एफ क्या होता है, उस लेंस का या सॉरी उस दर्पण का फोकस, क्योंकि अभी हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं ना, तो दर्पण का फोकस हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिए मैग्निफिकेशन एक और निकालना चाहे तो फाइनल मैग्निफिकेशन यहाँ से क्या बनता है, देखिए फॉर मिरर के लिए बात करें, नोट ए लेंस, फॉर मिरर के लिए बात करें, मिरर के लिए बात करें तो मैग्निफिकेशन यहाँ से क्या हम लोगों को निकलेगा, एगो एच डैश अपॉन एच होता है और क्या निकलता है माइनस भी अपॉन यू होता है, ठीक ना। मैग्निफिकेशन बराबर माइनस भी अपॉन यू। और ध्यान रखिएगा मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये होता है यूनिटलेस। ये सब क्वेश्चन पूछता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक तरह से ये यूनिट लेस होता है, इसका किसी भी तरह का कोई इकाई नहीं होता है। अगर दर्पण देखा जाए तो किस तरह का दर्पण होता है, इस तरह का दर्पण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, जो अंदर की ओर क्या आता है धंसा रहता है, और एक होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होता है बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। आप लोग मेरे को एक चीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, कॉनकेव मिरर को और किस तरह का मिरर बोलते हैं, यानी कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं या डाइवर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को किस तरह का मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। ये चीज़ आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। हमसे जितना फार्मूला हो सकता है सारा फार्मूला आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका ये जो मिरर है ना, इस मिरर का एक फोकस होता है और इस मिरर का एक रेडियस होता है, ठीक है ना। बनेगा ये रेडियस, देखिए ये एक गोला का पार्ट हो रहा है इसे, तो ऑब्वियसली ये गोला का पार्ट होगा तो फोकस और रेडियस होगा, तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है। देखिए फोकस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। जब भी फोकस मेजरमेंट करेंगे तो कॉनकेव के लिए माइनस में, कॉन्वेक्स के लिए प्लस में। इतना सारा चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ से आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जो भी जैसे कि कभी कभी लेंस सॉरी मिरर दे देता है, मिरर में दे देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ भी यहाँ से पूछता है कि उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, इस पोजीशन पे रखे तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ये सब सारा चीज़ आप लोगों को थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ाया हुआ है, वो सब याद रखिएगा। मिरर से और फार्मूला बन सकता है, मिरर का फार्मूला हो गया, लेंस का, मैग्निफिकेशन का, और पावर हो गया, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस, P बराबर 1/f हो गया। यहाँ से हम लोग का मिरर का फार्मूला बता दिए। कैसे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो भी आप लोग को बता दिए। ये सब था हम लोगों का लाइट में प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का था। अब हम लोग आते हैं आगे लेंस में आए, चलिए लेंस में आते हैं। अच्छा अब लेंस की ओर भागते हैं आगे, कुछ छूटेगा तो बताइएगा। देखते हैं, जब तक लाइट कर रहे हैं लाइट को पूरा कवर हम लोग करेंगे। देखिए अब लाइट में अब हम लोग आते हैं लेंस में आते हैं, ठीक है। लेंस में देखते हैं। लेंस में हम लोगों का सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, लेंस किस तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, यानी ये एक इस तरह का होता है कॉन्वेक्स और ये इस तरह का होता है कॉनकेव, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी फोकस होता है, दोनों का फोकस होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी ये हम लोग का क्या कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का ध्यान रखिएगा, हमेशा फोकस को हम लोग पॉजिटिव में मेजरमेंट करते हैं, कॉनकेव का हमेशा फोकस निगेटिव में मेजरमेट करते हैं, ठीक है ना। अगर लेंस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे भी लेंस फार्मूला बनने वाला है। लेंस फार्मूला क्या आता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, ये एक लेंस फार्मूला, ठीक, लेंस फार्मूला यानी लेंस सूत्र। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो फोकस पॉजिटिव में मेजरमेंट करेंगे। फॉर कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, ये है कॉनकेव लेंस। फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका मैग्निफिकेशन भी निकलता है, तो यहाँ से इसका मैग्निफिकेशन क्या निकलता है, ओनली फॉर v/u। मिरर में आप लोग देखे होंगे कि मिरर में -v/u मिलता था, लेकिन यहाँ से क्या मिलता है, v/u मिलेगा, ठीक है। ये लेंस है तो लेंस का अपना पावर भी होता है, पावर बराबर क्या होता है 1/f। ध्यान रखिएगा f अगर मीटर में रहेगा तो ये हम लोग लेंगे, और अगर p बराबर फोकस अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 100/f, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। पावर है, लेंस का पावर है, लेंस का पावर को हम लोग डाईऑप्टर में मेजरमेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट डाईऑप्टर, ठीक है ना, इसको हम लोग डाईऑप्टर में मेजरमेंट करते हैं।
अब यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से और क्या पूछता है, कभी कभी बोलेगा ना कि एक लेंस को, ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा एगो कॉन्वेक्स लेंस है और एगो कॉनकेव लेंस है, दोनों को हम लोग आपस में क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। जब दोनों को आपस में मिला दिए हैं तो उसका जो फाइनल फोकस निकलेगा ना, वो फाइनल फोकस क्या हो जाता है, यानी रिजल्टेंट फोकस, और रिजल्टेंट फोकस क्या हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट फोकस निकालने के लिए 1/f बराबर क्या करते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ध्यान रखिएगा ये हम लोग का f टोटल निकल जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा फोकस वो डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अगर कॉन्वेक्स रहेगा तो f प्लस में लेंगे, कॉनकेव रहेगा तो f माइनस में लेंगे, यानी साइन कन्वेंशन के साथ इसको हम लोग को एज्यूम करना होगा। कभी कभी यहाँ से बोल देगा कि दो गो लेंस को आपस में मिला दिए हैं, अब उसका आप पावर निकाल के बताइए, और जबकि वहाँ दे देगा आपको फोकस डिस्टेंस दे देगा दोनों लेंस का। तो ध्यान रखिएगा, दोनों लेंस का पहले फोकस डिस्टेंस देगा तो उसका जो रिजल्टेंट फोकस निकलेगा वो रिजल्टेंट फोकस यहाँ से निकाल लेंगे, और जब रिजल्टेंट फोकस निकल जाएगा तो पावर आप निकाल सकते हैं। लेंस का पावर यहाँ देखिए, अगर मीटर में फोकस है तो ये फार्मूला, अगर सेंटीमीटर में फोकस है तो ये फार्मूला से आप काम कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं लेंस से रिलेटेड, ठीक है। लेंस, ये सब लेंस फार्मूला, ये सब लेंस से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हम लोग का एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ना था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत भी देखते हैं, उसमें भी घुसते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं ना, क्योंकि दोनों तो एक ही है। जैसे देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग थ्योरी में क्या क्या पढ़े थे, थ्योरी में जो पढ़े थे उसका फार्मूला। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या मिलता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग बोलते हैं म्यू। म्यू मीन्स कांस्टेंट, यानी एक तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इसी को बोलते हैं, जहाँ पे आई हम लोग का क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्रैक्टेड एंगल है और ऊपर वाला इंसिडेंट एंगल है। यहाँ से और अगर हम लोग देखें आगे तो हम लोग का और क्या मिलता है, म्यू बराबर सी अपॉन भी। म्यू बराबर सी अपॉन भी, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी बराबर वही होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अपॉन भी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम याद कर लीजिए। सी का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको भी लिख लीजिए। और जो भी मीडियम में लाइट घुस रहा है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, तो उस मीडियम का हम लोगों का निकल जाएगा कि कितना स्पीड से उसमें घुस रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। वेवलेंथ ये सब भी सारा चीज़ चेंज हो जाता है। तो म्यू बराबर सी बटा भी। और देखिए एक, जब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं तो एक हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्रिटिकल एंगल के बीच में एक रिलेशन बनता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, 1/sin c, साइन सी, वेयर सी बराबर क्या होता है, वेयर सी बराबर है क्रिटिकल एंगल। सी बराबर क्या है, क्रिटिकल एंगल मीन्स क्रांतीय कोण, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसको, क्रांतीय कोण। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। एंगल ऑफ डेविएशन भी हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही उसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं, तो भी देखते हैं। ये सब मिटाते हैं, लिखते जाइएगा, सब लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग उसको एज्यूम करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, साइन प्रिज्म एंगल ए क्या होता है, प्रिज्म एंगल डेल एम क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, अपॉन में क्या होता है 2, अपॉन में होता है साइन a/2। यहाँ ए क्या होता है, ए होता है प्रिज्म एंगल। ये जो प्रिज्म बनता है, इस प्रिज्म में जो यहाँ पे एंगल बनता है वो होता है ए। और डेल एम क्या होता है, डेल एम होता है डेल एम होता है एंगल ऑफ डेविएशन कि कितना डेविएट किया था, और साइन a/2 ये म्यू बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब सारा चीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए। जितना भी आप लोग हम करवाते जा रहे हैं सब लोग लिखते जाइएगा। अभी हम लोग का यहाँ से अभी और आगे बहुत बचा हुआ है।
देखिए कहीं कहीं ये जो म्यू दिख रहा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी कभी यहाँ पे एन भी देखेगा, चाहे अच्छा ये सिंबल कुछ भी हो, लेकिन हम एक एक पॉइंट को बता दे रहे हैं। ये म्यू या एन कुछ भी रहे, वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रहेगा, यानी वो हमेशा अपवर्तनांक के ही फॉर्म में रहेगा। और देखिए लाइट में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो लाइट में हम लोग को ये भी पूछ सकता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये भी पूछ सकता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, इस ये भी लिखिए लीजिए। यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, डी बराबर वी टी। डी भी दाल भात, टी मतलब कि दाल भात, सी रहता तो दाल भात चटनी हो जाता। डी भी सी, सी मीन्स वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी में हो सकता है डी भी सी। डी भी टी मतलब कि दूध भात चाय, दूध भात और चाय नहीं। अच्छा जो भी होगा आप लोग यहाँ से अपना ट्रिक बना लीजिएगा। इतना सब लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोगों का और आगे देखना है। फोकस आप लोग को बता ही दिए, ये सब सारा चीज़ बता दी। अच्छा देखिए कभी कभी इस तरह से पूछेगा, डायरेक्ट पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक वो लेंस दूसरा लेंस के साथ आपस में हम लोग मिक्स कर लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिटा दिए कहीं ना, ध्यान रखिएगा अगर P का वैल्यू यानी पावर का वैल्यू माइनस में आ रहा है, ध्यान रखिए, कहने लिखे कहने दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं मिटाते हैं। पावर का वैल्यू माइनस में आ रहा है तो वो एक तरह का पावर का वैल्यू माइनस में करने का मतलब कि माइनस डायोप्टर आ रहा है, तो माइनस डायोप्टर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा वो एक तरह का क्या है, कॉन्केव लेंस है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी अवतल लेंस, ठीक है। अगर प्लस में डायोप्टर आ रहा है तो एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, यानी उत्तल लेंस। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिए कि मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि दो या दो से अधिक लेंस को आपस में हम लोगों को तो ऐड कर दिया, अभी वहाँ पे हम लोग को फोकस नहीं दिया है, यानी प्रत्येक लेंस का फोकस नहीं दिया। अभी बोल रहा है कि प्रत्येक लेंस का पावर देखिए इस तरह से, इतना डायोप्टर उतना डायोप्टर उतना डायोप्टर। अब बोलेगा नहीं कि अब आप टोटल पावर निकाल के बताइए, तो टोटल पावर कैसे निकलता है लेंस का, तो देखिए टोटल पावर अगर हम लोगों का निकालना है तो टोटल पावर ध्यान रखिएगा P1 प्लस P2 डायरेक्ट इसी तरह से करते हैं ना, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 Pn तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे पावर आप जो लेंस होगा उसके अनुसार, अगर मान लेते हैं कॉन्केव लेंस है तो माइनस यानी -5 डायोप्टर हो जाएगा, अगर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है तो +8 डायोप्टर हो जाएगा, ऐसे करके। यानी साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है उसको, ऐसे ही नहीं लिखना, साइन कन्वेंशन को मानते हुए आपको लेकर चलना, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हम लोग का टोटल अभी लाइट से रिलेटेड फार्मूला हो रही है। अब इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। लाइट में भी और बचा हुआ है, हाँ अभी और बचा हुआ है, हम लोग ये भी देखेंगे। आगे देखेंगे कि जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप रहेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहेगा, तो वो सबका मैग्निफिकेशन, क्योंकि वहाँ से माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कैसे कैसे फार्मूला तैयार होता है। सो TICL ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय यंत्र। देखिए प्रकाशीय यंत्र में हम लोगों का दो तरह का यंत्र देखने को मिलेगा, एक माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा यानी सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, ठीक ना।
देखिए साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल और केवल एगो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है और एगो कॉन्वेक्स लेंस पे ही ये सारा चीज़ होता है। और कॉन्वेक्स लेंस में जनरली देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का काम है कि ये छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना। तो यहाँ से अगर मैग्नीफिकेशन देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, 1+d/f होता है। 1+d/f होता है जब अगर इमेज एक डिस्टिंक्ट विजन पे हो, मतलब कि डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, वो हम लोग का 1+d/f। लेकिन अगर इमेज इनफाइनाइट पर बन रहा हो, तो इनफाइनाइट पर बन रहा हो इमेज, उस समय उसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, d/f। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, दोनों फार्मूला बहुत काम का है। ये अगर मिनिमम डिस्टेंस पे बन रहा हो इमेज, यानी डिस्टिंक्ट विजन पे मिनिमम डिस्टेंस, और ये जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा हो तब फिर ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। इनफाइनाइट यानी अनंत पर बन रहा हो प्रतिबिंब, तब इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। और मिनिमम दृष्टि का रेंज कितना है, मिनिमम से मिनिमम कितना दूर तक हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी मिनिमम डिस्टेंस d बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिए। और दूर कितना है, दूर है तो है इनफाइनाइट है, ये चीज़ याद रखिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह का लेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह का लेंस होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह का लेंस होता है, एगो आंख पे लगाते हैं उसको हम लोग आई पीस लेंस बोलते हैं, और एगो ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो देखिए दोनों के लिए हम लिख दे रहे हैं, अगर एक कहीं पे भी FO दिखे, O मीन्स क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस मीन्स जो वस्तु के पास है, यानी जो दूर है वस्तु वाला जो दूरी होता है ना, वस्तु के पास वाला जो लेंस होता है वो वाला हो जाता है FO, यानी ऑब्जेक्ट लेंस। ये फोकस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस को FO से डिनोट करते हैं। और एक यहाँ पे FE देखने को मिलेगा, FE मीन्स आई पीस लेंस, IPIEC आई पीस लेंस। आई पीस लेंस मीन्स जो आँखिया के पास होगा, जो आँखिया के पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई पीस लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं FE। FE को हम लोग आई पीस लेंस बोलते हैं, या इसको हम लोग नेत्रिका फोकस दूरी बोल सकते हैं, नेत्रिका फोकस दूरी। और ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग अभिदृश्यक फोकस दूरी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा ये FO/FE, अभिदृश्यक और फिर नेत्रिका। और अगर सपोज कीजिए यहाँ से इसका अगर हम लोग को मैग्नीफिकेशन पूछा जाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं एक डिस्टिंक्ट विजन के लिए, डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि जहाँ तक हम लोग उसको देख सकते हैं एकदम अच्छे से कंफर्टेबल के फॉर्म में, उस सिचुएशन में इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है FO/FE, दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है FO/FE, नहीं यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, FO/FE नहीं, FO/FE मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक हम लोग का आई पीस लेंस है। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो भी मैग्नीफिकेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस तो पता है हम लोगों को, और ऑब्जेक्टिव लेंस का फिर यहाँ से मैग्नीफिकेशन ये देगा कुछ अपना, तो इसका जितना मैग्नीफिकेशन होगा और इसका जितना मैग्नीफिकेशन दोनों देगा, उस दोनों मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट, यानी MO/ME, यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टोटल मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस गुने मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, ये हम लोग का देता है क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का MICROSCOP, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन, ये डिस्टिंक्ट विजन के लिए। लेकिन अगर इनफाइनाइट विजन का होता, IN
इनफाइनाइट विजन के लिए मैग्नीफिकेशन हम लोगों को क्या मिलने वाला है? इनफाइनाइट विजन के लिए हम लोगों का मैग्नीफिकेशन क्या मिलने वाला है? मैग्नीफिकेशन मिलने वाला है एल गुने डी अपॉन एफओ गुने एफ ई, ये लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एल क्या होता है, डी क्या होता है। डी तो मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन समझ रहे हैं, मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। एल क्या होता है? एल होता है, देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई पीस लेंस होता है ना, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है एल। इसको मिटा देते हैं ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है या फिर आई पीस लेंस बड़ा होता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से रहता है। ये जो लेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस लेंस। यानी यहाँ पे आई पीस लेंस क्या होता है, हमेशा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही वाला डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एल। लिख लीजिए सब लोग। कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी का हिंदी भी लिख दें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। लिख लीजिएगा, ये सब सारा चीज लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए कॉपी में। अब यहाँ से एक हम लोग का टेलीस्कोप भी है। अब टेलीस्कोप के अंदर भी, टेलीस्कोप का काम क्या है? टेलीस्कोप का काम है कि दूर वाला ऑब्जेक्ट को पास में ले आना, यानी जो दूर पे है उसको पास में ला के नज़दीक कर देना। यानी वो छत पे वो खड़ी है, उसको पास में ला के देख लेना। वही है मेरे को क्या, वही है लेंस। तो सॉरी, लेंस नहीं, टेलीस्कोप। तो ये तो लेंस हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। और माइक्रोस्कोप का क्या है कि मैग्नीफाई करके देखना, यानी छोटा छोटा उसको बड़ा करके देखना, लेकिन दूर को पास करके लाना, दूर को पास में देखना, वो टेलीस्कोप का काम है। तो देखिए, टेलीस्कोप में भी होता है, टेलीस्कोप का भी बता दे रहे हैं। टेलीस्कोप में भी दो तरह का लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस। वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस दोनों का साइज सेम होता है। टेलीस्कोप मीन्स दूरदर्शी होता है, नाम से ही पता चल रहा है दूरदर्शी, दूर वालों को दर्शन करना है। तो देखिए, दूरदर्शी टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप का अगर मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट पूछा था तो टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एफओ अपॉन एफई। बस लिख लीजिए, एफओ अपॉन एफई। एफओ मीन्स क्या हो जाता है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस, और एफई मीन्स फोकस ऑफ आई पीस लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लिख लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, डायरेक्ट ये भी फार्मूला पूछ सकता है, समझे। डायरेक्ट ये भी फार्मूला पूछ सकता है कि एफओ और एफई, यानी डायरेक्ट यही वाला पूछ सकता है कि टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन एफओ अपॉन एफई। कभी कभी यहाँ से पूछ देता है ना कि दो टेलीस्कोप के बीच का डिस्टेंस, मान लेते हैं एगो ये लेंस है, एगो ये लेंस है, दोनों का तो लेंस का सेम रहता है। इस तरह का दोनों लेंस है, पूछ देगा कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मान लेते हैं इसको एल लेंथ ले रहे हैं, यानी लेंथ बिटवीन दो लेंस, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। ये जो दोनों का फोकस दूरी है ना, यानी एफओ और एफई, इस दोनों का फोकस दूरी के समेशन के बराबर होता है, इस दोनों के बीच का लेंस। तो आप लोग जब भी देखिएगा ना कि जो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता टेलीस्कोप, छोटा ही देखने को मिलेगा, यानी इसका जो फोकस लेंथ होगा, इसका जो फोकस लेंथ होगा, वही दोनों के बराबर होगा। यानी इसका जो फोकस लेंथ है, इसका फोकस लेंथ है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनली इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। या नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग दोनों लेंस का फोकस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये फाइनली हम लोग का लाइट का हम यहाँ पे ख़त्म होता है। यही था हम लोग का लाइट का टोटल फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला कैसे बनता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं यानी विद्युत
इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत। विद्युत में देखिए यहाँ पे किस किस तरह से फार्मूला हम लोगों को बनने वाला। इलेक्ट्रिसिटी में फार्मूला सबसे पहला देखिए, दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है Q2, Q1 Q2। सबसे पहला इस दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, यहाँ से फार्मूला स्टार्ट होता है। तो यहाँ से फोर्स क्या आता है, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये होता है फार्मूला। जहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में यानी दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और के कांस्टेंट, वेयर के बराबर क्या कहलाता है यहाँ पे, किसी को याद है, के बराबर हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम नियतांक, क्योंकि ये उन्हीं का देन है। और देखिए के का वैल्यू क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसका वैल्यू कितना होता है, याद है आप लोगों को, 9.0 गुने 10⁻⁻, माइनस एक का करके टोटल फार्मूला हम आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं, एक का करके सब फार्मूला लिख लीजिएगा। 9 गुने 10⁻⁹, 9 गुने 10⁻⁹। अब के है तो के का यूनिट क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये है 1/4 पाई, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट हिंदी में लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर उसका पर कूलॉम का। ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ से एप्सिलॉन नोट का भी वैल्यू पूछ सकता है, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू पूछेगा तो ये 4 पाई को इन्हें लाके, क्योंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से इसका वैल्यू एप्सिलॉन नोट का, लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चार्ज है, तो चार्ज है मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, तो ध्यान रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। चार्ज का आवेश कैसा है, मात्रा कूलॉम में। मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर मान लेते 3 गो इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और सपोज करते हैं कि अगर हम लोगों को n इलेक्ट्रॉन मिल गया, n इलेक्ट्रॉन मिल गया और टोटल चार्ज निकालना, तो टोटल चार्ज बराबर क्या निकलेगा, नंबर्स ऑफ, ये हो जाएगा टोटल नंबर हो जाएगा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टोटल चार्ज अगर निकालना है, जैसे यहाँ पे मान लेते 3 गो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना था, तो क्या किए, 3 लिखें, n बराबर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 3 गुने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी 3 गुने चार्ज बराबर टोटल चार्ज। तो ध्यान रखिएगा एक फार्मूला क्या निकल गया, Q बराबर NE, वेयर Q बराबर क्या है, Q बराबर है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मीन्स कुल आवेश, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या, E बराबर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब देखिए और यहाँ से भी और आगे मिलेगा, अब यहाँ से और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जब हम लोग और आगे आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो Q बराबर NE मिला। जब यहाँ से कुछ और आगे बढ़े तो हम लोगों को Q और क्या मिलने लगा, Q बराबर IT भी मिलने लगा। Q बराबर IT मीन्स जब कोई भी तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे चार्ज भी जाता है, इलेक्ट्रिक करंट भी जाता है और कुछ समय के साथ जाता है, यानी Q बराबर IT भी होता है। जहाँ पे Q बराबर चार्ज है, I मतलब क्या है, I मीन्स विद्युत धारा, विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, T मीन्स क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। अब देखिए Q बराबर IT, Q बराबर NE, तो कभी कभी यहाँ से हम लोग को इस तरह से भी फार्मूला बन जाता है, दोनों इक्वल करेंगे तो NE बराबर IT। कभी कभी अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो लिख सकते हैं IT अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए चार्ज मिल गया तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चार्ज मिल गया तो यहीं से एक हम लोग का वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन बनता है चार्ज के बीच में। तो देखिए वर्क डन बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, Q। वर्क डन बराबर क्या होता है, V इंटू Q, यानी किया गया कार्य बराबर आवेश,
विभवांतर गुने आवेश, ठीक है ना, चार्ज। यानी यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है W/Q, यानी V क्या है वोल्टेज है, W मीन्स क्या है चार्ज, जो W मीन्स वर्क है जिसको जूल में मेजरमेंट करते हैं, Q मीन्स चार्ज है, चार्ज को आवेश में मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज को वोल्टेज में मेजरमेंट करते हैं, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। हम लोग धीरे धीरे फिर आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम लोगों को फिर मिलने लगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मिला, फिर क्या मिला हम लोग का V बराबर IR मिलने लगा, जहाँ पे R हम लोग का क्या था रेसिस्टेंस, V बराबर क्या था वोल्टेज, V बराबर IR। देखिए ये सब से रिलेशन भी बन जाता है, देखिए V बराबर W/Q था, V बराबर IR भी आ रहा है, तो ये V भी हम लोग हटाएंगे तो फाइनली क्या मिल सकता है W/Q बराबर IR। यहाँ से भी अगर कोई भी डाटा हम लोगों को निकालना है तो हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सब फार्मूला याद रहेगा ना तभी फिर हो पाएगा, रिलेशन बैठा पाइएगा, नहीं तो नहीं। ये हो गया चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब पढ़ रहा है ना। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का एक रेसिस्टिविटी आता है, जो क्या होता है R बराबर होता है ρL/A होता है, ये होता है रेसिस्टिविटी। यहाँ से ध्यान रखिएगा R मीन्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध होता है। R बराबर क्या होगा ρL/A, L क्या है लंबाई है, A क्या है एरिया है, L क्या है रो क्या है, रो है रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, रो बराबर रेसिस्टिविटी SISTIVIT, रेसिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग जनरली ओम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ओम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है क्या कि अगर सपोज करते हैं कि तार को खींच के 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दिया जाए तो वहाँ से जो नया रेसिस्टेंस निकलता है R', वो नया रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, नया रेसिस्टेंस बराबर N² गुने R, जहाँ पे क्या है N बराबर क्या है कि खींच के कितना लंबा किए हैं, 2 गुना किए हैं, 3 गुना किए हैं, 4 गुना किए हैं, तो N बराबर वही खींच के जितना लंबा किए हैं वो गुने रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में पहले यानी शुरू में खींचने से पहले कितना रेसिस्टेंस था वो यहाँ पे रेसिस्टेंस डालते हैं गुने R' में खींचने के बाद जो नया रेसिस्टेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा N² गुने R, जितना टाइम खींचे हैं वो का स्क्वायर गुने पहले जितना रेसिस्टेंस था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेसिस्टेंस यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी अभी हम लोग का और चीज़ बन सकता है, यहाँ से देखिएगा और फार्मूला भी हम लोग को बनेगा। W/Q को Na ले आते हैं तो W को अगर Q को Na लाएंगे तो क्या हो जाएगा IR गुने Q, और Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं देखिएगा Q बराबर IT भी जानते हैं, Q बराबर IT, तो यहाँ से Q बराबर IT लिख सकते हैं ना, तो W बराबर क्या निकल जाएगा IR गुने Q बराबर IT। देखिए I क्या हो जाएगा I² RT, यानी Q, अच्छा W एक तरह का क्या था, W एक तरह का वर्क था, वर्क एक तरह का क्या होता है एनर्जी होता है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी बराबर वर्क एक तरह का क्या होता है एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा I² RT, ठीक है ना, I² RT। और देखिए कभी कभी इस समय को Na ले आएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा एनर्जी पर सेकेंड, यानी ये टाइम को Na ले आएंगे तो एनर्जी पर सेकेंड हो जाएगा, समय को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, यानी एनर्जी पर सेकेंड बराबर क्या हो जाता है I² R। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी एनर्जी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, एनर्जी को और अलग फॉर्मेट में बोलना चाहे तो एनर्जी को और अलग फॉर्मेट में बोल सकते हैं हीट, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट घुसाते हैं तार के अंदर तो कभी कभी तार गर्म भी होता है, तो तार गर्म कैसे होता है, वही वर्क के चलते वर्क होता है, वर्क से एनर्जी कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, हीट के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसको H बराबर क्या हो सकता है, हीट को H बराबर I² RT भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये H बराबर I² RT क्या है, ये एक जूल लॉ है, जूल लॉ है, जूल का लॉ ही था, जूल का ही स्टेटमेंट था ये, तो H बराबर I² RT भी लिख सकते हैं। H एक तरह से एनर्जी हीट ही है ना, एनर्जी तो हीट ही है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं H बराबर I² RT, यानी अगर इस टाइम को Na ले आए तो H पर सेकेंड यानी एनर्जी पर सेकेंड या हीट पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा I² R। फार्मूला याद रहेगा ना तो आप अलग अलग तोड़ सकते हैं। अब देखिए अब एक होता है यहाँ से हम लोग का पावर भी होता है, इसी में पावर बराबर शक्ति होता है ना,
तो देखिए पावर बराबर शक्ति होता है, तो शक्ति बराबर पावर हो जाएगा P फॉर पावर। यानी देखते हैं ना, पावर को हम लोग जनरली वाट में मेजरमेंट करते हैं, कितना वाट का है पंप मोटर क्या है। तो पावर बराबर जनरली क्या होता है हम लोग का, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क बराबर क्या होता है, देखिए वर्क बराबर V इंटू क्यू होता है ना, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग V इंटू क्यू अपॉन टी। क्यू बाई टी बराबर क्या होता है, देखिएगा यहाँ देखिए क्यू बाई टी, यहाँ से क्यू बाई टी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। क्यू बाई टी बराबर है, देखिए क्यू बाई टी बराबर है, यानी फाइनली पावर बराबर क्या निकला भी क्यू बाई टी बराबर है, यानी पी बराबर क्या निकला, पी बराबर भी आई निकला। समझे, यानी जब भी अगर पावर मेजरमेंट करना हो तो पावर को हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज गुने इलेक्ट्रिक करंट। पावर बराबर वोल्टेज गुने इलेक्ट्रिक करंट। पावर को हम लोग जनरली मेजरमेंट करते हैं वाट में। इसको भी लिखिए। अभी देखिए, अभी इससे और फार्मूला बनने वाला है। P बराबर भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है ना, तो भी बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई आर। तो जैसे देखिए भी बराबर आई आर डालेंगे तो आई गुने आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यानी पावर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आई निकालते हैं, यानी भी अपॉन आर बराबर आई लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं इस पावर में, भी को भी ही रहने देते हैं, आई के जगह पे हम लोग भी अपॉन आर डालते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, भी गुने भी स्क्वायर अपॉन आर, यानी एगो पावर बराबर ये भी निकल गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि पावर बराबर कौन कौन सा सही हो सकता है, तो पावर बराबर देखिए सब सही हो रहा है ना, कौन कौन सा कैसे कैसे फार्मूला निकल सकता है। और जहाँ जैसे फार्मूला हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा वैसे हम लोग वहाँ पे निकाल देंगे। कभी कभी देखते होंगे आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि दो गो बल्ब है, एगो 50 वाट के बल्ब है, एगो 60 वाट के बल्ब है। अगर सेम वोल्टेज पर चला रहे हैं, सेम वोल्टेज यानी भी सेम वोल्टेज है, तो दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल के बताइए। तो यहाँ से रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से P बराबर भी है, ये सब हो गया सारा चीज। अब यहाँ से और क्या बना सकते हैं, अब देखिए वाट के जगह पे हम लोग और कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे पंप ये सब का पावर मेजरमेंट करना होता है ना, तो सबको HP में मेजरमेंट करते हैं, यानी HP मीन्स हॉर्स पावर में ये भी लिख लीजिए, हॉर्स पावर में। तो अगर 1 HP बराबर पूछना हो तो 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। इसको भी लिख लीजिए आप, 1 HP बराबर 746 वाट। कभी कभी इसको और अगर और बड़ा यूनिट में चेंज करना तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10⁻6 वाट। ये सब लिख लीजिए, काम देगा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। इसको भी लिख लीजिए, ये भी काम देगा। और फिर हम लोगों का अच्छा, अभी एनर्जी है यानी हीट ही पड़ रहा है। तो देखिए हीट हम लोगों को घर में जनरली क्या होता है कि बिजली आता है, बिजली जो भी रूप में खर्चा होता है वो किस फॉर्मेट में खर्चा होता है, हम लोग बॉल जलाते हैं, हीटर गर्म करते हैं, ये सब, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल एसआई यूनिट यानी व्यावसायिक मात्रक। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोगों को घर में जो चीज़ यूज होता है वो यूज होता है किलोवाट आवर के फॉर्म में। और ये ध्यान रखिएगा, किलोवाट आवर क्या, एनर्जी का एसआई यूनिट है, कॉमर्शियल एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक ना, याद कर लीजिए। क्योंकि ये बहुत बोलते हैं ये पावर का एसआई यूनिट है, नहीं, नॉट पावर, कॉमर्शियल एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ठीक है ना। देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है ना। 1 किलोवाट को ही हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। आप लोग को आता है ना कि हाँ कितना यूनिट खर्चा किए बिजली, वही है 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, कभी कभी क्या पूछता है ना, रेसिस्टेंस में घुसते हैं। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि दो गो रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी से है, दो गो रेसिस्टेंस को जब हम लोग आपस में पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जब समानांतर में जोड़ेंगे तो यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस कितना निकलता है। सो देखिए 1 टोटल रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 क्या हो जाएगा, 1/Rn तक। ठीक, जब टोटल रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं यानी श्रेणी में जोड़ते हैं, उस सिचुएशन में टोटल रेसिस्टेंस क्या निकलता है, सबका अलजेब्रिक सम। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पैरेलल में जब भी आप सॉल्यूशन करिएगा तो जो मिनिमम रेसिस्टेंस होगा ना, उससे भी मिनिमम रेसिस्टेंस आता है इसमें, जो फाइनल रेसिस्टेंस आता है। जबकि सीरीज में अगर कोई जोड़ा हुआ है तो इसमें टोटल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो मैक्सिमम है ना उससे भी मैक्सिमम हो जाता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा लोड पड़ता है। इसीलिए घर में ये सब वायरिंग होता नहीं, घर में जनरली पैरेलल वाला ही वायरिंग करवाया जाता है। इतना सब लोग नोट डाउन करिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए और यहाँ से कुछ निकालना चाहते हैं तो और निकल सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से भी कुछ निकल सकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी मोटर ये सब गर्म हो जाता है, यानी काम कर रहा है गर्म हो जाता है। मान लेते हैं 5 HP का मोटर है, फिर वो क्या हो गया, कुछ देर तक चला तो कुछ वर्क किया मतलब एक तरह से क्या वर्क किया, पानी दिया, हीट दिया, ये सब दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग से पूछा जाए कि वो वर्क डन कितना किया, तो यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। यानी यहाँ से और लिख सकते हैं वर्क बराबर पावर इंटू टाइम, यानी वर्क मीन्स कार्य बराबर शक्ति गुने समय। यानी वर्क, देखिए वर्क को हम कौन सा फॉर्मेट में बोल सकते हैं, वर्क एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं पावर गुने टाइम। एनर्जी बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं पावर गुने समय। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी देखिए अभी और बहुत सारा है इसमें, इलेक्ट्रिक से अभी मैग्नेट वाला बचले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बचले है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बचले है, अभी मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है, अभी सारा चीज़ इसमें बचा हुआ है। तो अभी और देखेंगे इसमें फार्मूला, ये सब तो बेसिक चीज़ें वाली फार्मूला थी, प्लस में सेल से रिलेटेड भी इसमें फार्मूला बता देंगे आप लोग कि जब सेल को आपस में जोड़ते हैं पैरेलल में और सीरीज में जोड़ते हैं तो वहाँ से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, वो भी क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। तो इतना सारा चीज़ नोट डाउन पहले कर लीजिए और सब लोग लिखते जाइएगा कि किसको क्या बोलते हैं, नहीं तो पता चलेगा ना कि कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि किसको क्या बोलेंगे उससे।